क्रिश्चियन सबकी व्यवस्थाओं में काफ़ी कुछ भी हो। ठीक लोगों के बीच में शादी विवाह होने चाहिए। एक बात ये हो सकती है केवल आप उसको क्यों ज़्यादा बांटना चाहता है, केवल भाई बहन और जो लीगल डिसेंडेंट होते हैं फैमिली केवल उनके बीच में रिश्ता नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि उसके वैज्ञानिक कारण जेनेटिक डाइवर्सिटी को देखते हुए ऐसा किया जाना उचित है। लेकिन अगर उसके बाद चले, मान लीजिए माता की बहन माता के, हम ये भी जानना चाहते हैं कि यहाँ की स्थानीय परंपराएं क्या है, उसमें कोई विशेषता ऐसी तो नहीं जो हम नजरअंदाज करने लाए। यदि आप हमारी आंखें खोलेंगे तो हम अनुमति दीजिए। किसी प्रकार से विरासत के मामले आते हैं। विरासत के मामले में अगर आप देखेंगे जैसे बदलाव को पुरुषों के तरह तरह के उन्होंने सुझाव दिए। एक सुझाव बुजुर्गों की ओर से आया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बच्चों को माता पिता की संपत्ति में अधिकार मिलता है, उसी प्रकार से जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें भी अधिकार होना चाहिए कि बच्चों की संपत्ति से अपने भरण को सुझाव दें। इस प्रकार की बातें यदि हम जो करेंगे वो हमें बहुत खुशी होगी। मैं बहुत लंबा चौड़ा समय का भाषण देना नहीं चाहता, क्योंकि विषय ऐसा है इस पर घंटों तक बात करते हैं, लेकिन हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, इसलिए साइंस राधे है पीजी कॉलेज काशीपुर। तो यहाँ तक समान नागरिक संहिता पर अपने विचार व्यक्त करने का सवाल है, तो कुछ समय पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी एक समाचार पत्र में, और चूंकि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हूँ तो संविधान के मामले में जिज्ञासु छात्रा भी रही हूँ, तो उसमें मैंने एक डिबेट पढ़ी थी जिसमें ये कहा गया था कि समान नागरिक संहिता को तब लागू करने का मन बनाया जाए जब हमारे यहाँ के लोग शिक्षित हों। यानी शिक्षा एक अनिवार्य शर्त है। जब तक हमारे देश के नागरिक या यहाँ पर रहने वाले लोग शिक्षित नहीं होते तब तक समान नागरिक संहिता के विचार को कार्यान्वित पूरी तरह से नहीं किया जा सकता, ऐसे ही लोगों की सोच है। दूसरी बात ये थी कि जब हमारे यहाँ के लोग इस स्टेज पे हों कि वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सके खुद फ्रंट पे आके, तब समान नागरिक संहिता को लाने का या उस पर कानून बनाने का एक अच्छा मौका हो सकता है। शिक्षा लेने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं और लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या ज्यादा है। और आज जब जहाँ तक दूसरे पक्ष की बात है, जो दूसरा पक्ष है उसमें ये था, मेरा अपना ये निजी वक्तव्य है कि समान नागरिक संहिता को लागू करने का, उस पर कानून बनाने का शायद ये एक अच्छा बात है। थैंक यू सर। नागरिक मामलों समान नागरिक संहिता पर मेरा विचार है कि प्रदेश की स्थिति इस समय ऐसी है कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। आज हम ये महसूस करते हैं कि उत्तराखंड में शिक्षा का प्रसार, साथ ही शिक्षा ग्रहण करने का तरीका लोगों में आया है और शिक्षित लोग हुए हैं। परंतु एक बात जरूर है कि कुछ कर्तव्य बोध लोगों में कम है। जैसा कि अभी समिति के माननीय सदस्य जी ने कहा कि हिंदू कोड हो या मुस्लिम कानून हो या ईसाइयों का कानून हो, उसमें कहीं ना कहीं एक पुट ऐसा मिलता है जिसको कि कानून बनाने वाले ने शायद उस समय ऐसा विचार नहीं किया कि आगे आने वाला समय कैसा हो। चूंकि समय बदलता जाता, आज हम देखते हैं कि तमाम प्रथाएं थी, कहीं बाल विवाह प्रथा थी, कहीं छुआछूत था, कहीं महिलाओं को अगर उनके पति की मृत्यु हो गई तो जीवित जला दिया जाता था। वो सब प्रथाएं समाप्त हुई। इसी तरीके से
जैसे धार्मिक कानून हमारे संविधान में ये सही है कि सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया है, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता, मेरा मानना है कि उसमें यदि कोई बात गलत लिख दी जाए कि एक गड्ढा है और उसमें ये लिख दिया जाए कि आप धर्म का पालन कीजिए और इस गड्ढे में कूद जाइए, तो इन कुरीतियों को भी हमें अपनी कानून की पुस्तकों में देखकर संशोधित करना पड़ेगा। वातावरण होगा कि हम भारतीय हैं, देशवासी हैं। जय हिंद। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ समान नागरिकता के हम समर्थन में हैं और ये होनी चाहिए, लेकिन समान नागरिकता क्या होती है और कैसे होगी ये आप जाने और आपका काम जाने। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले हमारे देश में प्रजातंत्र है। ये प्रजातंत्र कैसा है इसकी मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। एक आदमी बैलेट पेपर लेकर उसके पर्दे के पीछे वोट डालने के लिए गया, वो देर कर रहा था तो पोलिंग ऑफिसर पूछ के आया, जहाँ पीछे लाइन लग गई तुमने इतनी देर क्यों करी, जल्दी डालो ना। तो सर सोच रहा हूँ कि आपको शराब किसने पिलाई थी। तो मेरा वोट और उसका वोट बराबर है, समान नागरिकता आनी चाहिए। हर आदमी कहेगा पढ़ा लिखा, लेकिन अनपढ़ आदमी कभी नहीं कहेगा उसको अपने वोट की कीमत उसके हमारे वोट से ज्यादा है, और इसलिए वो मानता है कि मेरे वोट की कीमत इनके पढ़े लिखे से ज्यादा कीमती है, और जबकि वो शराब पी के और उसके कहने से वोट देता है। ये ध्यान रखिएगा, समान नागरिकता तभी आएगी जब हम पढ़े लिखे आदमी आगे आएंगे और कहेंगे कि समान नागरिकता होनी चाहिए, और इस समान नागरिकता आने के बाद ही ये समाज सुधरेगा, तभी समाज में आएगी। लेकिन उससे पहले हमें अपने वोटिंग सिस्टम को संभालना होगा, जिसमें गधे घोड़े सब एक बराबर है, और जो शराब पी के वोट देता है और जो बिना पिए देता है उसकी बराबरी है। धन्यवाद। सम्मानित मंच, नगर के सभी सम्मानित बंधु, केवल एक विरासत के संदर्भ में अपना सुझाव देना चाहता हूं। त्रिवेंद्र सिंह, विरासत के संदर्भ में अपना सुझाव देना चाहूंगा, क्योंकि समाज में देखने में आता है कि तलाक संबंधी घटनाएं बहुत अधिक होती हैं। ये तलाक की स्थिति ना आए इसके लिए थोड़ा सा एक सुझाव, क्योंकि तलाक के पश्चात महिलाओं को आवश्यकता पड़ती है कोर्ट जाने की, तो उनको कोर्ट जाना ही ना पड़े, तो इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि जिस प्रकार से पिता की मृत्यु के पश्चात विरासत में पुत्रों का नाम आता है, उसी प्रकार से शादी के तुरंत पश्चात यदि उस संपूर्ण विरासत में पत्नी का नाम यदि उसमें आ जाता है तो ये विवाद वाली समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। और यदि वो पुरुष दूसरी शादी करता है तो उस स्थिति में क्योंकि उस पुरुष के पास केवल आधा हिस्सा है, तो दूसरी पत्नी के लिए वो आधी हिस्से में से आधा देगा, पहली पत्नी के लिए आधा हिस्सा रहेगा। तो उस स्थिति में जहाँ पर महिलाओं को तलाक के पश्चात कोर्ट जाने की आवश्यकता पड़ती है, उसमें कोर्ट जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो उस स्थिति में विचार करें कि कुछ विवाद उत्पन्न ना हो, क्योंकि शादी के पश्चात जो पुत्री है, पुत्री ससुराल जब जाती है तो वहां पर भी उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है। और यदि ये अधिकार पिता के पास भी बना पुत्री का अधिकार पिता के साथ भी, तो ससुराल की जाए कि दोनों स्थानों पर विवाद ना हो, कि एक ही स्थान पर उसका अधिकार है। इतनी बात इस समस्या में बताना चाहता है। आदरणीय मित्र बेटी हमारे आज मुसलमान नागरिक के चर्चा और सुधार किया गया ना, शुक्रिया अदा करता हूँ। उत्तराखंड के अंदर कितना सम्मान किसको मिला है। अगर आज देखा जाए कि आज स्थिति यह है कि बराबर पेट को संसार करवाता है और खाली पेट के ईमान करवाता है। जिन बच्चों के लिए माँ बाप ने पूरी जिंदगी कमा करके लास्ट में वो बच्चे अपने माँ बाप को ध्यान नहीं रखते, तो सड़कों में भीख मांगते हुए नजर आते हैं। कोई ट्राली में रोड में भीख नजर आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मकान बना के दे दिए, कोई बंगला दे दिया, लास्ट में वो बच्चे माँ बाप को रखने को तैयार नहीं है। तो वो छोटे छोटे मैं उदाहरण ये देखा मैंने। अब मान लीजिए हम एक शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा की बात में
अभी हम बहुत सारे हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें पढ़ाई निःशुल्क होती है, फिर दूसरे स्कूल्स आ जाते हैं सरकारी का था, उसमें थोड़ा अलग स्तर की मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा अध्यक्ष महोदय ने ब्रीफ किया था कि व्यक्तिगत नागरिक मामलों पर नेतृत्व करने वाले कानून और समान नागरिक संहिता पर विशेषज्ञ समिति विशेषज्ञता के बारे में बात हो रही थी। इसमें आपने 3 बिंदुओं को रखा है: विवाह, प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और इसी के जो समानांतर दूसरी बात पर हम फोकस करते हैं वो है भारतीय दंड। सर, आप सभी लोग जानते हैं प्रमुख समाज सेवक में हमारा देश बहुत सी लड़ाइयों, बहुत सी परंपराओं, बहुत सी दिक्कतों की बात आकर के इस मुकाम पर खड़ा है। स्वाधीनता आंदोलन जब शुरू हुआ, सर ने चर्चा करी कि यह स्वाधीनता न केवल हमारे दूसरे शासकों से थी या ब्रिटिश सरकार से थी, बल्कि ये जो स्वाधीनता का आंदोलन था कि जिन परंपरा, जिन कुरीतियों, जिनको किसी और नाम से जो जानते हैं, उन सभी को छुपाने का मार्ग मिला। और उसी दौरान कई इनेक्टमेंट हुए, जैसे सर के वर्गों का, चाहे महिला हो, पुरुष हो, चाहे किसी भी समाज से वो जुड़ा हुआ हो, उसके सभी का सहयोग जब तक नहीं मिलेगा तब तक देश की प्रगति आगे नहीं बढ़ सकती है। सर, 47 में देश आजाद हुआ। 47 में जब देश आजाद होता है, संवैधानिक मसौदे बनते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए थी। ये आजादी न केवल ब्रिटिश सरकार से थी, बल्कि इसी से 2-4 साल पहले, कई बहुत ज्यादा समय नहीं था, हमने मोनार्की से भी मुक्ति पाई, राजतंत्रों से भी मुक्ति पाई। क्योंकि राजतंत्रों में देश का जो व्यक्ति होता है, प्रजा होता है, और जब हमने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की, नहीं थी, संविधान मसौदा समिति के जो अध्यक्ष डॉक्टर गुप्ता साहब थे, बहुत सारे विद्वान लोग उस समय थे, 299 मंत्री मंडल के सदस्य, यानी कि धन, इसी का समान और असमान बंटवारा हमारी समानताओं और असमानताओं के बीच में दूरी लगा रहता है। यदि पति की प्रॉपर्टी है तो उसमें पत्नी को सब हिस्सा मिल जाता है, माता पिता को नहीं होता। माता पिता की प्रॉपर्टी है तो पति तो उसका पूरा सदुपयोग करता है, बेटा भी, लेकिन जैसे ही उसकी डेथ होती है उसमें से उसकी बीवी को कुछ नहीं करती। वही कहीं बाप की प्रॉपर्टी है तो वो बेटे को नहीं देता, बीवी की प्रॉपर्टी है तो पति को नहीं देती, कोई अपने माँ बाप को नहीं देता, कोई अपने बेटे को नहीं देता, बाप अपने बेटे को देता है, बहन को नहीं देता, बेटी को नहीं देता। इसीलिए सारी असमानताएं हैं। एक ही परिवार के सदस्य बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति में जीते हैं, उन्हीं के बेटा या बेटी या बहू विपन्न स्थिति में जीते हैं। यही हमको, अगर हम इसको एक समान बंटवारा का कर देते हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो 25 साल तक 30 साल तक अपने बेटे को पालेगा, लेकिन बेटे की जिम्मेदारी नहीं है, वो वयस्क हो चुका है, अब वो अपने निर्णय लेने में सक्षम है, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने माँ बाप को पाले। कानून उसको छूट देता है कि वो अपनी मर्जी से शादी करेगा, अपनी मर्जी से अलग रहेगा, अपने खर्चे अपने आप करेगा, कर्ज में होगा तो अपने माँ बाप से मांगेगा। यही समानताएं और असमानताएं हमारे अधिकारों का हनन भी करती हैं, किसी को अच्छा बनाती हैं, किसी को बुरा बनाती हैं। जहां पे एक परिवार का सब लोग साथ रह रहे हैं, उस प्रॉपर्टी पर सभी ग्राहकों, सभी के समान लोगों, बेटे की डेथ हो जाए तो वो बहू को ना निकाल देगा, बेटे की प्रॉपर्टी में माँ बाप साथ रह रहे हैं तो बहू माँ बाप को ना निकाल दे। ऐसा कोई कानून हम बना सके तो वही समान नागरिक संहिता, जिसमें किसी को यह न लगे कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ ना इंसाफ नहीं।